चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका फोर्स एंड द फ्लक्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका फोर्स एंड द फ्लक्स। ठीक, फोर्स एंड द फ्लक्स इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स से बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करता है, तो जो थर्मोडायनामिक्स होती है वो क्या करता है, मोर वन ऑफ द मोर ऑफ द क्वांटिटी सच एज द मास मोमेंटम इन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इन केस ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड ऑफ द फ्लक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग क्या करते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, देख लीजिए कि इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स तो आ गए ही, जो थर्मोडायनेमिक्स होती है ना, वो थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, कई तरह का जो क्वांटिटीज होती है उसको क्या करता है, प्रोसेस को ये कंप्लीट करता है। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, वन एंड मोर देन, ये क्या होता है आपका, मोर देन क्वांटिटी सच एस, इसका जो क्वांटिटी होती है ना, क्वांटिटी सच एस सच एस द मास, द फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है आपका, इज मास मोमेंटम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, देन इटीसी इन केस ऑफ, इसको बोलते हैं इन केसेस क्वांटिटी, है ना, इन केसेस ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड, इसको कहा था फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स के बारे में अभी हम लोग जब थर्मोडायनामिक्स इंट्रोडक्शन देखे थे तो उस कंडीशन में इसको हम लोग देखे कि ये हमारे थर्मोडायनामिक्स कैसे होता है, इसमें इंट्रोडक्शन था कि इसमें ये बोलता है कि इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में थर्मोडायनामिक्स की जो क्वांटिटीज होती है वो कितने हो सकते हैं, कि या तो फिर देखो वन या मोर दैन है, मोर वन या मोर दैन इसमें क्वांटिटीज होती है किसका, थर्मोडायनामिक्स में, किसमें, इरिवर्सिबल प्रोसेस में, जो उसको डिफाइन करता है इसका जो क्वांटिटीज होती है, जैसे कि आपको मास मोमेंटम या इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये जिस तरह का जो केसेस होती है वो केसेस को ही क्या कहते हैं, इसको आपको फ्लक्स कहा जाता है। या इसमें बोल सकते हैं आप तो मास मोमेंटम, क्या बोल सकते हैं, तो इसको हीट भी बोल सकते हैं, है ना, फॉर ऑफ द हिट्स, है ना, इन द केस ऑफ द क्वांटिटी इज द कॉल्ड ऑफ द फ्लक्स। तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी जब नॉन न्यूक्लियर प्रोसेस में थर्मोडायनामिक्स किसी क्वांटिटी को क्या करते हैं, वो उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, डिफाइन करता है। ठीक है, उसी कहते हैं आप यहाँ पे, उसको क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ठीक, तो इस फ्लक्स के कंडीशन में क्या करते हैं, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो सिस्टम्स होती है वो एक तरह से क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेट ऑफ द रिजल्ट को क्या करता है, डिवाइडेड करता है। ठीक है, इन द जनरल फोर्स इज द रिपोर्टेड इन द बाई एक्स, इसका जब हम लोग डिफाइन करेंगे, है ना, इज द इन जनरल फोर्स in general force is represented by is a represented by x। ये x को क्या, x जो होती है वो किसको क्या होता है आपका, ये फोर्स को क्या करता है, रिप्रेजेंटेड करता है। दिस आर द फोर्स इज इक्वल, यहाँ पे और ले देता हूँ मैं फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे फ्लक्स होता है ना, फॉर, ये आपका फ्लक्स होगा, या तो आपका फोर्स हो गया, और जो फ्लक्स होती है, ठीक है, फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वल जेड, ये आपका कहलाता है फ्लक्स। ठीक है, हम लोग जनरल इक्वेशंस के रूप में अगर हम लोग इसको बात किए फोर्स और प्लस की, तो एक्स को कहते हैं उसको फोर्स कहा जाता है, और जेड को कहते हैं, जे को कहते हैं आपको इसको फ्लक्स कहा जाता है। फोर्स एक्स और फ्लक्स होती है जेड। ठीक है, इसलिए इन जनरल फॉर्मेशन, इन जनरल फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, जेड इक्वल फ्लक्स होती है। ठीक, अब नाउ टू द रिलेटेड, द टू आर रिलेटेड each other। ठीक है, the two, so the two are related to each other, to each other। तो क्या हो जाएगा इसके इक्वेशंस, these are z इक्वल एल एक्स, इक्वेशन नंबर दिस आर वन। ठीक है, ये क्या करता है कि दोनों को रिलेशन को क्या करता है, डिफाइन करता है। एल, एल का मतलब यहाँ पे होता है कोफिशिएंट ऑन द नॉन डिपेंडेंट ऑफ द जेड, नॉन डिपेंडेंट ऑफ द जेड एंड फ्लक्स के नाम, है ना, वेयर यहाँ पे जो कि यहाँ पे होता है आपका एल का मतलब होता है एल इज इक्वल कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, है ना, इज अ कोफिशिएंट इज नॉट, है ना, ये क्या होता है आपका, ये जो होता है इज अ कोफिशिएंट होती है, इज नॉट डिपेंडेड, किस पे डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंडेड
ऑफ जेड एंड एक्स एंड जेड। इसका मतलब क्या करता है, जो एल की वैल्यू होती है वो एल की वैल्यू क्या करता है, एक तरह की कोफिशिएंट वैल्यू होती है, और फोर्स और फ्लक्स क्या करता है, डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 होती है। दिस कोफिशिएंट इज द डिफरेंट रिलेशनशिप आर नाउ एज द फिनोमेनोलॉजिकल कोफिशिएंट। ठीक है, दस द इलेक्ट्रिसिटी हीट ऑफ द फ्लक्स, है ना, इस कंडीशन में, या इसको एक तरह से और बोल सकते हैं कि जो आपका एल होती है ना, दिस कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट क्या चीज होती है इसको देख लीजिए। दिस कोफिशिएंट is different relationship of, इसको बोलते हैं different relation are now as phenomenological coefficient। एक तरह से क्या करता है आपका ये phenomenological का क्या करता है कोफिशिएंट ग्रुप, यहाँ पे आपका phenomenological कोफिशिएंट होती है। ठीक है, ये जो आपका एल होती है ये हमारा सीधा सीधा यहाँ पे आ जाइएगा, आपका फिनोमिनोलॉजिकल्स के रूप में यहाँ पे होती है ना। नेक्स्ट इसमें होता है द इलेक्ट्रिसिटी हीट ऑफ द फ्लक्स। जब हम लोग क्या करते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी हीट करेंगे, दिस आर इलेक्ट्रिसिटी हीट 10, सो लिख सकता हूँ मैं 10 इलेक्ट्रिसिटी हीट ऑफ द फ्लक्स, और इसके लिए फोर्स के लिए, तो फ्लक्स के लिए क्या हो जाएगा, जेड यू इक्वेशन नंबर दे सकते हैं आप इसको, या फ्लक्स भी बोल सकते हैं। और इसके बाद फोर्स जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स क्या हो जाएगा आपका एक्स यू। ठीक है, विल बी गिवन बाय, अभी मतलब क्या हो जाएगा आपका फिनोमिनोलॉजिकल कोफिशिएंट, है ना। अब यहाँ पे हो जाती है आपका विल, ये हो जाएगा विल बी, इधर मैं लिखता हूँ इसको, these are will be given by the phenomenological coefficient। तो सो क्या हो जाएगा, जेड यू इक्वल एल यू एक्स यू प्लस एल यू ई एंड एक्स ई। इक्वेशन नंबर आपका ये 2 हो गया, जो कि इक्वेशन नंबर जो 2 होता है ना, वो इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या कहलाता है आपका एनालॉगस टू द इक्वेशन नंबर 2 इज द फ्लक्स इन द फ्लो इज द इलेक्ट्रिसिटी जे ई विल बी द गिवन बाय, है ना। यहाँ पे हमारे इक्वेशन नंबर जो 2 होती है एक तरह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी होती है, और जे ई के मतलब यहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे इसका इंट्रोफिस, है ना। तब क्या होगा आगे इस भी, मैं इसको डिफाइन करूंगा। ठीक, इसके बाद आता है, ये तो आपको इसको हो गया। ठीक, फिर इसी का इसका नेक्स्ट है इधर, इनके नेक्स्ट जो होगा इक्वेशन नंबर 2 के नेक्स्ट ये होता है, इसमें बोलते हैं कि एनालॉगस इक्वेशन नंबर 2 द फ्लक्स ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जे ई, है ना। जे ई अगर हम लोग इसमें आपका जे ई करें, ठीक, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका एनालॉगस, इसको बोलते हैं एनालॉगस ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ठीक, फ्लक्स of the force of electricity it is जे ई। ठीक है, तो हो जाएगा वी विल गिवन बाय ये आपका जे ई इक्वल एल ई यू एक्स यू प्लस ये होता है आपका एल ई एंड एक्स ई। इक्वेशन नंबर हो गया आपका 3rd। ठीक, इधर जनरल प्रोसेस ऑक्यूर सिमुलेटेनियसली, है ना। इक्वेशन में जो 3rd होती है हमारे क्या करता है आपका ये इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू होती है, जब हम इसको जनरल प्रोसेस के लिखेंगे, है ना। दिस आर जनरल प्रोसेस is a occur and simultaneously so ji equal summation n and j equal 1 and li f into xi f। इक्वेशन नंबर आपका ये 4th हो गया।
जो कि इक्वेशन नंबर जो 4 होती है ना, वो इक्वेशन नंबर 4 हमारा कहलाता है यहाँ पे आपका एंट्रोपी प्रोडक्शंस। दीज आर, ये आपका होता है इक्वेशन में जो 4 होता है वो यहाँ पे एक्स आई और जे आई ये रिप्रेजेंटेड करता है एंट्रोपी प्रोडक्शंस को। वेयर, यहाँ पे लिख दो दीज आर इधर, वेयर एक्स आई एंड जेड आई, ठीक है, ये होता है आपका एंट्रोपी प्रोडक्शंस कहलाता है, एंट्रोपी प्रोडक्शन। ओके, एंड एन इक्वल जो होती है वो 1 2 3 एंड एस रहता है नंबर ऑफ द टॉपिक। ठीक, अब इसके बाद इसी कंडीशन में यहाँ पे देखिए, अब इसको हम लोग अगर हम लोग इसको लिखें है ना, इलेक्ट्रिसिटी शब्द सिचुएशन के कंडीशन अकॉर्डिंग, या इसको बोलते हैं एंट्रोपी। दीज आर सिग्मा इक्वल समेशन आई जे आई एंड एक्स आई, और यही होता है आपका एंट्रोपी ऑफ दिस पार्ट, एंट्रोपी ऑफ द फोर्स एंड फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर जो 5 होता है टोटली आपका क्या होता है, आपका फ्लक्स एंड फोर्स के क्या कहते हैं आपका इक्वेशन कहलाती है, जिसमें हम लोग इसको जो सिग्मा होता है वो हमारा क्या कहता है एंट्रोपी प्रोडक्शंस को क्या कहता है डिफाइन करता है। ठीक है, एंट्रोपी प्रोडक्शंस को जे आई एक्स वाई फ्लक्स एंड फोर्स की एंट्रोपी होती है किसका, सिग्मा का। ठीक, तो ये आपका जितना भी हम लोग देखें इसमें आपका फ्लक्स एंड फोर्स यहाँ पे डिफाइन होती है। ये हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें हीट दे रहे हैं तो वो कंडीशन में क्या होगा, जे इक्वल होता है आपका फ्लक्स, फ्लक्स रूप में होती है, और एक्स जो होता है आपका फोर्स कहलाता है। ठीक है, ये होगा आपका फ्लक्स एंड फोर्स। थैंक यू।